दोस्तों, पंजाब देश का वो खुशहाल प्रदेश जो अपनी खुशहाली के लिए देश में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता था। यहाँ के लोगों की आमदन बहुत अच्छी थी, यहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे और पंजाब देश की खुशहाली के लिए भी बहुत बड़ा योगदान करता था। परंतु दोस्तों, आज पंजाब की हालत ऐसी हो गई है कि ये बिल्कुल बर्बादी के रास्ते पर निकल चुका है। इसमें किसी एक सरकार का योगदान नहीं रहा, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो अकालियों के साथ मिलकर या कांग्रेस की सरकार रही हो और एट प्रेजेंट जो आम आदमी पार्टी हो, सभी ने जितना हो सका इसको बर्बादी की ओर धकेलने की तरफ पूरा योगदान दिया। बची कुछ कसर यहाँ के जो निवासी थे और जो यहाँ पर अलगाववादी ताकतें पनप रही हैं, इवन के जो किसान संगठन है, उन्होंने भी बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी कि इसको बर्बाद कैसे किया जाए, उसको बर्बादी के अंतिम छोर तक कैसे पहुंचाया जाए। सबने पूरा योगदान दिया। दोस्तों, एक पंजाबी होने के नाते हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि कोई भी सरकार, सेंट्रल सरकार या लोकल सरकारें, कोई भी इसकी खुशहाली की तरफ या पंजाब को दोबारा अपने जिस रास्तों से भटक गया उसकी तरफ लेकर आने की तरफ कोई भी कदम नहीं उठा रही है। यहाँ पे बहुत से सारे मुद्दे हैं पंजाब में, जैसे कि आप माने यहाँ पे इस समय जो ड्रग्स का इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट होने के कारण हमेशा ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान से ड्रग्स सप्लाई पंजाब में आसानी से पहुंच जाती है। और बहुत बार ये पकड़ा भी गया कि बहुत से ड्रोन पकड़े गए हैं जो ड्रग्स लेके आते थे, क्योंकि जो ड्रग्स की सप्लाई के थ्रू पंजाब के यूथ को बिल्कुल निकम्मा किया जा रहा है। पंजाब के जो ड्रग्स सप्लायर हैं उन्होंने ड्रग्स घर घर तक पहुंचा दिया है। इवन की बहुत सारी औरतें भी इस काम में इन्वॉल्व पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जहां घर घर तक ड्रग्स पहुंचना शुरू हो गया है तो वहां की खुशहाली कैसे कायम रह सकती है। ड्रग्स पेडलर का पुलिस वालों के साथ अच्छे साठगांठ हो गए हैं। अब उनको किसी चीज का और भी डर नहीं रहा। आसानी से मोहल्ले कुचे में आपको औरतें ड्रग्स सप्लाई करती हुई मिल जाती हैं। और ये बात नहीं है कि ये बातें हमारी पुलिस को नहीं पता होती हैं, पुलिस को ही पता होती हैं, परंतु पुलिस ना जाने किस कह सकते हैं कि किस आदेश का इंतजार कर रही है इन सब पे कार्रवाई करने के लिए। दोस्तों, तो ये पंजाब को और बर्बादी की ओर लेके जा रही हैं सारी चीजें कि यूथ जो पंजाब का था, जो कि पंजाब की एसेट थी, वो सारा ड्रग्स में इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि उसको कुछ भी सुध बुध नहीं रही। दोस्तों, सरकार गाय बगाए जरूर उन पे बंदिश करती है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी करती है, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा पंजाब में जो एक अलगाववादी की चिंगारी सुलग रही है, जिसको कुछ समय के लिए राख के नीचे जरूर दब जाती है, परंतु 5-7 साल के बाद वो एक फिर बड़ा सा रूप लेके सामने उभर के आती है लोगों। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों अमृतपाल ने कितना कहर बरपाना शुरू कर दिया था पंजाब में से। इवन पंजाब पुलिस की कस्टडी से वो अपने 3 साथी थाने पे कब्जा करके छुड़वा के लेके जा चुका। उसके बाद भी पंजाब गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं हो रही थी। सेंटर ने प्रेशर डाला, उसको पकड़ा, उसको जेल में डाला, और लेकिन सरकार ने कुछ हद तक अपना काम किया। लेकिन लोगों की मानसिकता देखिए यहाँ के किस तरह से बदल चुकी है कि वो अलगाववादी ताकतों का साथ दे रहे हैं। बेशक लोग इस बात को नकारते हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, परंतु दोस्तों, उन मुट्ठी भर लोगों का थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं कि कितने मुट्ठी भर लोग हैं। ये वो बात कर रहे हैं इस समय कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले। उसको ये ना समझ आए कि जी बिल्ली है, वो ये कहता है नहीं, मेरे को तो किसी चीज का कोई खतरा नहीं है। ऐसा करने से उसको मतलब उसकी जान तो नहीं बचेगी, लेकिन जान आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि उसको एहसास नहीं होगा कब झपट्टा मारेगी, कब मार देगी उसको। इसी तरह से जैसे कि अमृतपाल देखिए दोस्तों, जेल से इलेक्शन लड़ा उसने, डिब्रूगढ़ से वो यानी कि जो उसको वोटें पड़ी हैं तकरीबन 4 लाख के करीब वोट पड़ी हैं दोस्तों उसको। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक एमपी एरिया में से अलगाववादी ताकतों को साथ देने के लिए यानी खालिस्तान समर्थक कितने लोग थे, 4 लाख के करीब लोगों ने तो वोट डाली है। अभी जो 18 साल से कम उम्र के लोग थे जो वोट का अपना उपयोग ही नहीं कर सके, और जो जिन परिवारों ने वोट डाल लिया तो उनके परिवारों के बच्चे भी होंगे, वो सारे इस तरफ ही इस रास्ते पर तो चले होंगे, अलगाववादी ताकतों का जो साथ दे रहे हैं, जो खालिस्तानियों के समर्थन में आए हैं खुल के। तो आप देखिए कि ये चिंगारी कितनी तरीके से दवाई हुई थी, जो कि भड़क रही है, अंदर ही अंदर पनप रही है, इसको पूरी हवा मिल रही है। ऐसे ही बेन सिंह के जो पुत्र हैं, वो भी सरबजीत सिंह, वो भी इलेक्शन में जीते हैं। अगर ये 13 की 13 सीट पर ही इलेक्शन में खड़े होते तो खालिस्तानी दोस्तों आसानी से जीत जाते। इनका इस तरह से वर्चस्व है पंजाब की पॉलिटिक्स में, पंजाब के लोगों के ऊपर। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं कि जी सिख खालिस्तान के साथ नहीं जा रहा, तो खालिस्तान के साथ सिख नहीं जा रहा तो इनको वोट कौन डाल रहा है? कनाडा से आके तो कोई वोट नहीं डाल रहा इनको।
यहाँ के रहने वाले लोग ही वोट डाल रहे हैं ना, तो इस बात को मान भी लेना चाहिए कि अगर ये यहाँ इसको वोट डल रही है, इसको उनको समर्थन मिल रहा है, तो यहाँ के लोग ही दे रहे हैं, कोई बाहर से आके इनको वोट नहीं डाल रहा है। तो दोस्तों आप देखिए पंजाब को किस तरफ को लेके जाने की बात सोचेंगे। आप देखिए पंजाब का जो यूथ है उसकी पूरी टेंशन है कि 12वीं के बाद मुझे तो बाहर चले जाना है, हमें यहाँ रहना नहीं है, रहने लायक नहीं रहा, रहने लायक नहीं रहा। रहने लायक नहीं रहने को बना कौन रहे हैं? वही लोग बना रहे हैं। जब वो यहाँ पर होते हैं अपनी बड़े बड़े ट्रैक्टरों के ऊपर भिंडरा वाले की फोटो लगाकर घूमेंगे, AK-47 की फोटो लगाकर घूमेंगे, वो बड़े बड़े पोस्टर लगे मिल जाएंगे, फिर आना पे हो कि दोबारा से फिर आना पड़ेगा। तो पहले आकर क्या उखाड़ा था, तो अब क्या उखाड़ लोगे? पहले आकर भी यहाँ पे सिखों के बच्चों को मरवाया था, अब आकर भी और ज्यादा मरवाओगे। पहले भी सिखों के ऊपर इतने कत्लेआम हुए थे, हजारों मरे थे, कुछ लोग देश छोड़ के भागे थे, कुछ डायरेक्ट भागे थे, कुछ इनडायरेक्ट वे में गलत तरीके से भागे थे पंजाब से। अब दोबारा वही स्थिति लाना चाह रहे हैं आप लोग। और इस समय देखिए सरकारें आंखें मूंद रही हैं, सरकारें उन पर कोई कार्रवाई करने के बजाय और समर्थन और संरक्षण प्रदान करने की बात सोचती हैं। आज पंजाब में बड़े बड़े समारोह होते हैं, बड़े बड़े कीर्तन समारोह होते हैं सिखों के, वहां पर एक तरफ तो गुरु ग्रंथ साहब को विराजमान किया जाता है और उनके जो कीर्तनियों की फोटो लगाई जाती है, दूसरी जगह पे उसी गेट के आसपास भिंडरा वाले की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई जाती है। दोस्तों अब आप देखिए कि कितना समर्थन मिल रहा है इस बात को, और लोग इस बात को देख के भी अनजान कर रहे हैं, अनजान बन रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जैसे हैं। और उसके बावजूद कहेंगे नहीं, कुछ मुट्ठी भर से लोग हैं जो पंजाब में ये इसका समर्थन कर रहे हैं। अंदर ही अंदर से आग सुलग रही है, किसी दिन बहुत बड़ी घटना घटेगी, उसके बाद लोगों को एहसास होगा हाँ हाँ पंजाब में ये सब कुछ हो रहा था, हमें पता नहीं चला। तो दोस्तों ये जो अलगाववाद का है, इनको बाहर से फंडिंग आती है, सारे लोग उसका फायदा उठाते हैं। बहुत से लोग डायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व हैं, बहुत से इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत से लोग सरकारी तंत्र में बैठकर भी इन सारी चीजों को बढ़ावा देते हुए नजर आ जाते हैं। दोस्तों दूसरे किसान जथेबंदियां बची कुची कसर करने के लिए आ जाती हैं। नाम इनका जरूर किसान जथेबंदियों में होता है कि ये किसान है, अन्नदाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा इनके पीछे वेस्टर्न इंटरेस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इनको फंडिंग करती हैं, जिसके तहत ये लोग पॉलिसी बनाते हैं कि देश का ग्राफ कैसे नीचे गिराना है, मोदी का ग्राफ कैसे नीचे करना है, उसके तहत पॉलिसी बनाई जाती हैं और ये आगे आती हैं। रास्ते बंद किए जाते हैं, GT रोड बंद कर दिए जाते हैं, ट्रेन बंद कर दी जाती है, जिस मर्जी फैक्ट्री के आगे आके धरना दे दिया जाता है जब तक इनके अपने इंटरेस्ट पूरे नहीं होते। जिससे हो क्या रहा है कि पंजाब में इंडस्ट्री गैप हो रही है, इंडस्ट्रियों पे ताले लग रहे हैं। जो बची कुछ इंडस्ट्री थी वो भी भागकर किसी और प्रदेशों में शिफ्ट होती जा रही है डे बाय डे। लोग जाके यूपी के CM से मुलाकात कर रहे हैं यहाँ के इंडस्ट्री वाले कि आप हमें फैक्ट्री लगाने की जगह दे दीजिए, हम यहाँ पर जगह लगाएंगे। परंतु यहाँ के जो CM साहब हैं उनका अपना तर्क है कि नहीं, पंजाब में इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोगों को रोजगार भी जब ही मिलेगा जब पंजाब में इंडस्ट्री आएगी। सरकारें कोई भी सरकारी योजनाओं से रोजगार पूरा नहीं कर सकती, ये सच्चाई है, लेकिन इसको मानो या ना मानो, इंडस्ट्री के आने से ही आपको रोजगार मिलेगा। रिलायंस के स्टॉल्स बंद करा दो, रिलायंस का मॉल बंद करा दो, रिलायंस के पेट्रोल पंप नहीं चलने दो, तो उससे नुकसान किसको हो रहा है? नौकरी कौन कर रहे थे यहाँ पे? पंजाब के गरीब घरों के बच्चे नौकरियां करते हैं ना उनके स्टोरों में जा जाके। कोई अमीर घर का बच्चा तो जाएगा नहीं वहां पे नौकरी करने पेट्रोल पंप के ऊपर उनके। पंजाब में जो पोर्ट थे अडानी के, वो बंद करा दिए कि नहीं जी यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते, आपको मतलब के अडानी का है ये, इसके नाम पर ये भी काम नहीं करेगा। लेकिन जो मजदूर थे वहां पे, जो काम करने वाली थी, लेबर थी, कम से कम 5-6 हजार एक पोर्ट पे उसके काम करते, ड्राई पोर्ट पे काम कर रहे थे। किला रायपुर पोर्ट की बात, ड्राई पोर्ट की बात कर रहा हूँ, और एक यहाँ पे गुराई के पास ड्राई पोर्ट था। तो सब बंद करवा दिए कि ये अडानी के नाम से, अडानी के नाम से। ये मांग कर सेंटर सरकार से हमने प्रोजेक्ट लिए थे कि हमारा देश जो पंजाब है, यहाँ पे कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी समुद्र नहीं लगता, यहाँ पे सामान भेजने के लिए हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशानी होती है, एक प्लीज ऐसी फैसिलिटी दे दीजिए। जब फैसिलिटी आई तो यहाँ के जथेबंदियों ने सारी अपनी कारस्तानी करके वो सारा कुछ बंद करवा दिया। दोस्तों तो बेरोजगारी खुद बढ़ा रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? पंजाब के लोगों का हो रहा है। इनको इन सारा चीज करने के भी पैसे मिलते हैं, किसान आंदोलन धरने पे बैठते हैं, इनको पैसा मिलता है। अभी एक पिछले दिनों जो किसान आंदोलन धरने पे बैठे हुए थे किसान, उन्होंने करनाल बाईपास के ऊपर एक बहुत बढ़िया 5 स्टार सा होटल अपना बना लिया। फंडिंग कहां से? विदेशों से फंडिंग आती है इनको कि चलो जी आपने ये पंजाब में करना, पंजाब को सेटल नहीं होने देना, पंजाब में ये करना वो करना। उग्रवादी ताकतें, खालिस्तानी समर्थक अनाउंसमेंट करते हैं पंजाब का माहौल खराब करने के लिए, उसके लालच में सारा कुछ करते हैं।
दोस्तों जो इंडस्ट्री जा रही है, जो रोजगार कम हो रहा है, पंजाब का जो यूथ है वो फ्रस्ट्रेटेड सा हो रहा है। उनको हमेशा कहता ये मिलेगा आपको, यहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता, यहाँ पे रहने का वो ही नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है रहने का, बस कनाडा जाना है, बाहर जाना है, यही है 12वीं के पास यहाँ पर दोस्तों। तो आप यहाँ के जो यूथ है वो बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे जो की भरपाई भी करने के लिए यूपी से, बिहार से और दूसरे प्रदेशों से यूथ पंजाब में आ रहे हैं। उनको यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, वो काम की तलाश में यहाँ आते हैं, उनको बहुत अच्छा रोजगार मिलता है। जैसे कि ये लोग जाके कनाडा में, वही जो पंजाब, यूपी, बिहार के लोग आके यहाँ पे काम करते हैं छोटे छोटे से, वो ये जाके वहां पे ये काम करते हैं, वहां पे खुश हैं, वो यहाँ पर खुश हैं। लेकिन दोस्तों उससे हो क्या रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है पंजाब में, कि एक तो जो कि बहुत शर्म वाली बात है कि जो मतलब के लोगों के पिंडों, गांव में के सारे नौजवान बाहर जा चुके हैं। गांव में सिर्फ बुजुर्ग मिलेंगे या बच्चे मिलेंगे, ऐसी स्थिति भी है पंजाब के बहुत से गांव की। तो वहां पे ये नस्ल तक चेंज होने वाली नौबतें आई हुई हैं। फिर इनको इस बातों का बहुत बुरा लगेगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, नस्लें चेंज हो जाएंगी आने वाले टाइम में, इन लोगों की पता भी नहीं चल पाएगा धीरे धीरे कि ये क्या से क्या चीजें होती जा रही हैं, किस तरह बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। वैसे ही दोस्तों पंजाब में एक धर्मांतरण का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्रिश्चियनिटी इतनी बढ़ गई है कि देश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन बनने वाले प्रदेशों में पंजाब शामिल होता जा रहा है। पंजाब के हर गांव में आपको एक तो ऑफिशियल चर्च होते ही होते हैं, छोटे छोटे चर्च मकानों के शेप में नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको। हर संडे मीटिंगें हो रही हैं, ड्रामेबाजी हो रही है, कन्वर्जन हो रही है, बहुत से लालच दिए जा रहे हैं और बहुत से लोग, सिख लोग ये धर्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्रिश्चियन की तरफ। अधर्मी लोग कम से कम जो दलित हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, वो सारे लोग, पंजाबी लोग ये क्रिश्चियंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा इस करके भी हो रहा है क्योंकि उन्होंने तो सिख धर्म को अपनाया, परंतु सिख धर्म के अनुयायियों ने सिख धर्म को उनको अपनाने पूरे ढंग से नहीं दिया। गुरु ग्रंथ साहब को माना उन्होंने, लेकिन उन्होंने उनके लिए गुरु ग्रंथ साहब का रास्ता भी अलग से कर दिया। आप पंजाब के किसी भी गांव में जाएं, वहां पे आपको 2 गुरुद्वारे मिलेंगे। एक नीची जात के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए गुरुद्वारा है, दूसरा सिखों के लिए गुरुद्वारा, जट सिखों के लिए गुरुद्वारा अलग से है जी। 2 गुरुद्वारे मिलेंगे आपको। आप सेम ग्रंथ को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपने गुरुद्वारे अलग बना लिए। गुरुद्वारा तो कहीं सीमित नहीं है दोस्तों, ये लोग गुरुद्वारा के अलावा ये लोग तो गांव में शमशान घाट तक अलग अलग बनाए हुए हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए शमशान घाट अलग है और जट सिख के लिए शमशान घाट अलग है। आप ये कितना भेदभाव कर रहे हैं। जो धर्म बना ही भेदभाव के खिलाफ था, जिसके भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ ही धर्म की स्थापना हुई थी, और वो धर्म ही जाके इस तरह के भेदभाव कर रहा है। वो अपने लोगों को संभाल ही नहीं पा रहा है। एसजीपीसी जो कि सारे को मुखिया अपने आप को बनती है कि मैं वो जो चला रही है सारे गुरुद्वारे, लेकिन उसको लोगों को संभालने का जो एसेट है, गुरुद्वारे संभाल के क्या करोगे। जनता ही आपकी एसेट है, पंजाबी लोग ही आपकी एसेट है, सिख लोग ही आपकी एसेट है। अगर आप उनको नहीं संभाल पाए, वही आपके हाथों से फिसल कर क्रिश्चियंस बनते जाएंगे, तो आप उन गुरुद्वारों का भी लेकर रख करके क्या करेंगे, जहां पर कोई जाने वाला भी नहीं रहेगा बाद में आपके पास। तो इस तरफ अभी इनको अलार्मिंग है, इनके लिए भी इनको देखने की चीज है कि यार इनको रोकना चाहिए। कैसे रोकें इनको? जो उन लोगों को हम लोगों ने दुत्कार दिया था, उनको प्यार से पुचकार के अपने साथ मिलाएं, अपने साथ रुतबा दें, उनके साथ भेदभाव ना करें, तो ये हमारे साथ आएंगे। आप भेदभाव कर रहे हैं, दूसरे लोग उनको पुचकार के अपने साथ बैठा रहे हैं, तो उनकी तरफ, वो क्रिश्चियन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सिख धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। इस तरफ एसजीपीसी कुछ नहीं कर रही। गुरुद्वारों के सिर्फ गुल्लक तक ही उनका मकसद रह गया है। उनके जो गुल्लक से पैसे आ रहे हैं वो लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं कर रही। कोई भी यहाँ पर इतनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं चला रही, वो कोई भी ऐसा स्कूल इंस्टीट्यूट नहीं चला रही कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए, बच्चों को जागरूक किया जाए, बच्चों को पढ़ाई अच्छी की जाए, जो कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी प्रोवाइड करती है। उनको बच्चों की स्कूलिंग में हेल्प करती है, बच्चों को कॉलेज में हेल्प करती है, बच्चों को विदेश में सेटल होने में हेल्प करती है। एसजीपीसी ऐसा कोई भी काम नहीं कर रही ताकि वो यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट कर सके और अपना धर्म ना छोड़ें, जो कि जिस कारण वो छोड़ के जा रहे हैं उस तरफ वो ना जाएं दोस्तों। रही सही गवर्नमेंट जो हमारी है, वो भी बहुत लोगों को निकम्मा बनाने की ओर अग्रसर करती जा रही है दोस्तों। पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी, लोगों को बहुत अच्छी लग रही कि इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट ने हमें फ्री दे दी है। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने के साथ गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन पड़ा, 20,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ा। और लोगों ने, जिनके घर में 1 मीटर था, जिनके बिल आ भी रहे थे, उन्होंने 2 दूसरे मीटर लगवा लिए। अभी जो पंजाब बिजली बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 1 लाख नए मीटर और लग चुके हैं पंजाब के अंदर। एक घरों में 2-2 मीटर लग चुके नए।
उससे क्या होगा दोस्तों कि जिनके बिल आ रहे थे वो भी आने बंद हो जाएंगे। अभी जो 20,000 करोड़ है ये 25,000 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि पंजाब का कर्जा और बढ़ता जाएगा जिससे दोस्तों। ऐसी दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ केजरीवाल के बहकावे में आकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसियों से सरकार को पैसा मिलता था उसको भी मतलब के लेने से इनकार कर रही है। कैसे इनकार करिए आपको बताता हूं। पंजाब गवर्नमेंट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते थे 1 करोड़ से ज्यादा समथिंग एक स्कूल के ऊपर मिलते हैं, इनके 250 स्कूल के ऊपर 275 करोड़ के करीब सरकार देती है हर साल कि आप स्कूल को अपग्रेड कीजिए, स्कूल में फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए। लेकिन वो स्कूल में जो भी आप कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के एक नॉर्म्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके तहत किया जाएगा और वहां पे उसका बोर्ड भी लगाना पड़ता है उनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इसको स्कूल को अपलिफ्ट किया गया, 1 करोड़ रुपए यहाँ पर ऐसे खर्चा गया, उसकी डिटेल्स दे दी जाती है। पंजाब गवर्नमेंट वो करने के लिए तैयार नहीं होती, जिसके कारण उनको वो फंड नहीं मिल रहा। 250 करोड़ 275 करोड़ के करीब जो हर साल मिलना था वो फंड ये नहीं ले रहे इस चक्कर में। ऐसी दोस्तों जो इनके पास NRHM डिपार्टमेंट होता था जो कि डिस्पेंसरियों में दवाइयां वगैरह प्रोवाइड करते थे, तो वहां पे 50 करोड़ के करीब इनको पहले पैसा आता था वहां से। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वहां पे अपनी ब्रांडिंग करवा दी है, अपनी चीजें कुछ चेंज कर दी हैं, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट वो फंड देने से मना करती है इनको कि जो डिस्पेंसरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टेटस था वो बहाल करें, उसके हिसाब से आपको फंड मिलेगा। और कहने में भी जा रहा है कि इस समय वो शायद 1,00,000 मतलब करोड़ रुपए वो फंड को बढ़ाया गवर्नमेंट ने ताकि लोगों को और फैसिलिटी मिल सके। लेकिन वो पंजाब गवर्नमेंट उससे भी वंचित रह गई, क्योंकि उन्होंने अपना भगवंत मान की केजरीवाल की फोटो लगाकर दिखाई वहां पर कि जी ये तो मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ पर नहीं होगा, तो जिसके कारण इनका फंड रुक गया। तो 700 करोड़ रुपया पंजाब गवर्नमेंट बसों के ऊपर खर्च कर रही है, महिलाओं को जो उन्होंने फ्री बस दी है। 700 करोड़ रुपया खर्च करने से सिर्फ 700 रुपए ही नहीं करोड़ खर्च हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स को इसका कितना नुकसान हुआ। जो बसें चल रही थी प्राइवेट सेक्टर्स की वो सारी की सारी बसों को बहुत सेटबैक लगा, क्योंकि सवारी अब ज्यादातर सरकारी बस में बैठना पसंद करती है। पहले तो लेडीज सवारी की नहीं, अब जेंट्स सवारी, लेडीज के साथ जेंट्स है तो वो भी सोचेगा अलग अलग बसों में तो नहीं जाएगा, उसी सेम बस में जाएगा, चलो एक टिकट हम ले लेते हैं। तो दोस्तों उस करके जो प्राइवेट सेक्टर्स पनप रहा था उसको भी बहुत झटका लगना शुरू हो गया। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का इससे और कर्जा और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया दोस्तों। ऐसी दोस्तों जो पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि जी 1,000 रुपए पर महिला को मिलेंगे जो एक 18 साल से ऊपर की है, जो इन्होंने अपना वादा किया था चुनाव में, वो वादा जरूर पूरा करना चाहिए था इनको। लेकिन जो वादा पूरा करने पर 15,000 करोड़ दोस्तों हर महीने का नुकसान होएगा, क्योंकि हर महीने इनको पैसे देने हैं वो पंजाब के। और इसके अलावा दोस्तों मंडी का जो मंडी बोर्ड के पैसे 1,000 करोड़ के करीब आते हैं वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने ले ली, क्योंकि वहां भी अपनी चलाती है कि मंडी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम रूल्स हैं उसके हिसाब से बननी है, चलनी है, वो चलाना नहीं चाहते, अपने नियम चलाना चाहते हैं, जिसके तहत इनको फंड भी नहीं मिलता। दोस्तों स्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आता है जो जिसके ऊपर उनको मतलब उसी तरीके से कोडिंग करनी होती है कि कहाँ अपने पानी की टंकी बनाए, क्या बनाए हैं, क्योंकि उनके ऐप है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहां पे हर चीज फीड करनी होती है आपको, पंजाब गवर्नमेंट वो भी नहीं करती, इस कारण उनको फंड भी नहीं मिलता दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए मोटे मोटे कितने हजारों करोड़ों के फंड हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट यूटिलाइज नहीं कर पा रही, ले नहीं पा रही है, सिर्फ अपने नाम और अपनी पार्टी के चक्कर में। तो ये पंजाब को बर्बादी की ओर धकेलने में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। आप देखिए कि 78,868 रुपए, 78,868 करोड़ रुपए जो कि पंजाब के बजट के अंदर बताया गया कि पंजाब का खर्चा है जी, और जो कि ये 76% जितनी ये कमाई करते हैं उससे ज्यादा है। आप देखिए पंजाब कितना गर्क की तरफ बढ़ता जा रहा है, कितना कर्जे की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। सब अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में, अपनी वाहवाही करने के चक्कर में कि पंजाब में ये हो रहा वो हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वहां पर नौकरियां कहां से आएंगी जब वहां पे इंडस्ट्री नहीं आएगी? गवर्नमेंट अपनी ओर से कितनी नौकरियां दे सकती है? गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा तो आगे वो भी नहीं जा पाएगी कि नौकरियां कहां से देंगे। नौकरियां देंगे तो तनख्वाहें देने का इनके ऊपर भी बर्डन हमेशा बना रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों पंजाब हर सेक्टर में पिछड़ता जा रहा है। खेती के मामले में वो पिछड़ चुका है, जमीन का पानी का लेवल बहुत ज्यादा कम डे बाई डे होता जा रहा है। जिन चीजों की फसलों को उगा रहे हैं उसके अंदर रासायनिक तत्व आ रहे हैं, खाने की जो चीजें उग रही हैं, सब्जियां उग रही हैं, वो सारी पेस्टिसाइड से भरपूर हैं। तो पंजाब कहाँ नहीं बर्बाद हो रहा। पंजाब से स्पेशल ट्रेन चलती थी, कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता था, जो बठिंडे से चलती थी राजस्थान जाती थी कैंसर के मरीजों को लेकर। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये पूरे पंजाब को किस तरफ को लेकर जा रही है चीजें।
सरकारों को एक सख्त पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ताकि सबको एक बार इस तरीके से बता दिया जाए कि प्रदेश इस तरह से नहीं चलता है, जिसका जो मर्जी आए रास्ता बंद कर दिया जाए, जिसका मर्जी आए ट्रेन बंद कर दी जाए, जिसका दिल करे जो सा रास्ता बंद करके बैठ जाओ जी। किसी भी इंडस्ट्री को अपने ना दें, आप किसी नई इंडस्ट्री को आने ना दें। जो इंडस्ट्री काम भी करना चाह रही है यहाँ पे, उसको इतना मजबूर कर दें कोई यहाँ से छोड़ के चले जाए दोस्तों। तो दोस्तों पंजाब की हालात देखकर बहुत दुख होता है, परंतु पंजाब में रहने वाली सरकारें इसके मतलब को सुधारने के लिए कोई भी ठोस प्लान लेकर सामने नहीं आ रही। सब टाइम पास करने वाली नीति पे चल रही हैं, खालिस्तानी अपना उल्लू साध रही हैं, यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना के, यहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़ के, और लोगों की मानसिकता भी कुछ चेंज होती जा रही है। थोड़े टाइम के बाद हम लोग इसका भी खजाना भुगतेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज अगर आप मेरी बातों से सहमत या असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी या बुरी लगी। दोस्तों मैं आपके सुझावों पे गौर करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।